हेलो। सभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों को नमस्कार। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर के उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछली बार हमारी टेस्ट सीरीज से पूछे गए। और यहाँ पर जो प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे, इस सीरीज का पहला प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों की चर्चा अभी हम करने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं उसमें 2 स्क्रीनशॉट है साथियों। एक स्क्रीनशॉट जो ऊपर वाला स्क्रीनशॉट है वो आरपीएससी ने जो प्रश्न पूछे, जो प्रश्न पत्र मूल प्रश्न पत्र था उसका स्क्रीनशॉट है, और नीचे जो स्क्रीनशॉट है वो है हमारी जो टेस्ट सीरीज आरजे टेस्ट सीरीज के जो पेपर हमने आयोजित करवाए थे पिछली बार 2021 वाली भर्ती में, उसके स्क्रीनशॉट हैं। इसका क्या आपको फायदा होगा, इसमें थोड़ा सा आपको पता रहेगा कि किस प्रकार के ये प्रश्न जो हैं पिछली बार हम लोगों ने आपकी टेस्ट सीरीज के लिए जो है उपलब्ध करवाए। तो पहला प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, आरपीएससी का जो परीक्षा इन्होंने करवाई थी और 23 नवंबर 2021 को जो आंसर की जारी की थी आरपीएससी ने। हालांकि जो परीक्षा है वो 22 सितंबर 2021 को हुई थी। तो 22 सितंबर 2021 को जो पेपर हुआ उसका पहला प्रश्न ये था, कौन सा, जो मैं अभी आपके लिए पढ़ रहा हूं, कि निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अब यहां पर आरपीएससी ने 4 विकल्प दिए थे साथियों, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और बूंदी। ठीक है, अब इन 4 विकल्पों में से आरपीएससी ने उत्तर माना था विकल्प नंबर 4 को। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो रसराज का चित्रण का विषय बनाया गया है वो ढूंढार, ये आपकी जो मारवाड़ शैली है उसको बनाया गया है। अब देखिए, हमारी जो टेस्ट सीरीज का जो प्रश्न था जो वो थोड़ा रूप परिवर्तन था। कैसे? ये 15वां सीरीज का ये इसका प्रश्न संख्या यहाँ पर लगाई हुई है। पेपर संख्या के बारे में जब इसकी फाइनल पीडीएफ हम लोग आपको उपलब्ध करवाएंगे उस समय उसके नीचे लिखी हुई होगी कि कौन से पेपर में कौन सा जो है प्रश्न लिया गया। अब ये 25 पेपर जो हमने करवाए थे उसमें किसी सीरीज का 15वां प्रश्न है। वो देखिए, हमारी जो सीरीज थी उसमें प्रश्न पूछा गया कि हिंदी के प्रसिद्ध ब्रजभाषी कवि मतिराज की रचना रसराज का चित्रण निम्न में से किस चित्र शैली में विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। और विकल्प में मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ और अलवर हमने विकल्प दिया था। तो यहां पर जो आपका आंसर होना है वो आपको मारवाड़ को अंकित करना था साथियों। देखिए, अब यहां पर जो इसकी व्याख्या हमने दी थी कि मतिराज 19वीं शताब्दी का हिंदी जो ब्रजभाषा के विद्वान थे और इन्होंने 2 ग्रंथों का निर्माण किया था। कौन कौन से? एक ग्रंथ रचा था इसने रसराज, और दूसरा जो ग्रंथ इन्होंने लिखा था वो था ललित ललाम। अर्थात रसराज ने 2 ग्रंथों की रचना की थी, रसराज और ललित ललाम। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो आरपीएससी ने पूछा वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है। यहां पे तंत्र लिखा था जो गलत था। तत्वाद्य का मतलब होता है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, अर्थात जिसमें क्या है, तार होते हैं, तारों के माध्यम से ध्वनि निकलती है। तो आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। इसका मतलब 3 तो तत्वाद्य हैं और 1 जो है वो तत्वाद्य नहीं है। आरपीएससी का उत्तर था साथियों 3 नंबर का विकल्प, अर्थात अलगोजा। ठीक है, अलगोजा को उन्होंने आंसर माना था। अब हमारी टेस्ट सीरीज में से ये प्रश्न किस प्रकार हम लोगों ने आपको उपलब्ध करवाया था कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट यंत्र की श्रेणी में नहीं आता। इसका मतलब 2 ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो तत्वाद्य नहीं है। तो हो सकता है कि वो अवनद वाद्य हो या हो सकता है कि वो सुशिर वाद्य हो। तो यहां पर आपका विकल्प नंबर 4 जो है वो हम लोगों ने आपको उपलब्ध करवाया था कि ये जो अलगोजा और भूंगल है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो शिशिर वाद्य हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट। अर्थात अलगोजा और भूंगल में जब हवा देते हैं, जब फूंक मारते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब अलगोजा और भूंगल तो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। बाकी आपका भपंग है, सुरमंडल है, इकतारा व दुकाको है, जंतर है या कमायचा है, ये सब आपके क्या है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो व्याख्या है वो साथियों इस प्रकार दी थी कि भपंग, सुरमंडल, इकतारा, दुकाका, जंतर व कमायचा तत्वाद्य यंत्र हैं। जबकि अलगोजा, अब ये भी एक प्रश्न पूछा हुआ है कि अलगोजा की बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं। तो यहां पर 4 छिद्रों वाली 2 बांसुरी होती हैं साथियों। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया अलगोजा जो विंड इंस्ट्रूमेंट है। और भूंगल क्या होती है? भूंगल मेवाड़ में जो भवाई नृत्य होता है, भवाई नृत्य में प्रयुक्त होने वाली एक पीतल की लंबी नली होती है, जब उसमें फूंक मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो दूसरा प्रश्न है उसकी व्याख्या हम लोगों ने ये उपलब्ध करवाई थी। ये इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें 100 में से 79 क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में से मिले। ये टेस्ट सीरीज में किस प्रकार हम लोग आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का, वही सीरीज का ये पहला 2 प्रश्न हो चुके हैं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। आरपीएससी का जो तीसरा प्रश्न था वो ये था कि किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है, ये प्रश्न पूछा था आरपीएससी ने।
और आरपीएससी की जो आंसर की जारी की गई थी मॉडल आंसर की 23 नवंबर 2021 को, उसमें ये इस प्रश्न का उत्तर माना था राई को। ठीक है साथियों, अब यहां पर देखिए हमने जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करवाई उसका स्क्रीनशॉट नीचे है जो पिछली बार उपलब्ध करवाई थी। देखिए, गवरी या राई लोक नाट्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अर्थात यहां पर जो भी वाक्य हैं उन वाक्यों में से 3 वाक्य सही हैं, 1 वाक्य आपका गलत है, और राई या गवरी नृत्य के संदर्भ में उस गलत वाक्य को आपको चयन करना है। देखिए, यह एक विशुद्ध धार्मिक लोक नाट्य है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि ये बिल्कुल धार्मिक लोकनाट्य है। इसमें तो पुरुष विशेष रूप से इसमें भाग लेते हैं। दूसरा, इसका मुख्य पात्र भगवान शिव को पुरिया कहा जाता है। तो यही तो जो प्रश्न था वो आपके आरपीएससी ने पूछा था कि पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र किस लोक नृत्य में माना जाता है। तो ये राई नृत्य से संबंधित हो गया, इसका मुख्य पात्र भगवान शिव को पुरिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए तीसरा वाक्य है, कुटकुटिया इस लोक नाट्य का सूत्रधार होता है। तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। और चौथा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि जो गवरी या राई लोकनाट्य है उसमें विशुद्ध धार्मिक नृत्य होने की वजह से महिलाएं भाग नहीं लेती। ठीक है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती साथियों, इसलिए इसमें स्त्रियों की भूमिका स्त्रियों द्वारा अभिनीत नहीं की जाती, जबकि इसमें स्त्रियों की भूमिका को भी पुरुष चरित्रों द्वारा ही निर्वहन किया जाता है। तो चौथा विकल्प यहां पर आपका गलत हो गया, और जो दूसरा विकल्प है उसका प्रश्न आरपीएससी ने पूछा था। अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए अब हमारी जो प्रश्नों की बनाने का कौशल है उसका आइडिया आपको पता चल रहा होगा। बहुत सीमित समय में हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, उसका ये साक्ष्य है, उसका एक प्रमाण है कि पिछली बार परीक्षा में आपको कितने प्रश्न ऐसे थे जो हमारी टेस्ट सीरीज में मिले। अब देखिए साथियों, चौथा प्रश्न, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, बताइए कौन सा था। तो यहां पर विकल्प आरपीएससी ने 4 दिए थे, कमला देवी, सुशीला त्रिपाठी, कोकिला देवी और विमला देवी। और आरपीएससी ने इसका जो आंसर माना था वो था विकल्प नंबर 2। आरपीएससी ने इसका आंसर माना था विकल्प नंबर 2 को। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो प्रश्न था वो उस प्रश्न में इस प्रकार पूछा गया था, ये प्रश्न की डिजाइन इस प्रकार की थी कि भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित निम्न में से कौन सी महिला नेत्री को भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया था। यहां पर विकल्प हैं आपके सुशीला त्रिपाठी, रघुनाथ की बेटी सीता देवी, किशोरी देवी और जानकी देवी बजाज। अब यहां पर देखिए सीधा यहां पर लिखा हुआ था कि सुशीला त्रिपाठी को भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया था। सीता देवी, जो दूसरे विकल्प की यहां पर व्याख्या दी जा रही है कि सीता देवी अलवर के रघुनाथ की बेटी थी और ये अलवर प्रजामंडल से संबंधित थी। किशोरी देवी के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में लगभग 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। इसका मतलब सीकर किसान आंदोलन से संबंधित किशोरी देवी हो गई। तो भरतपुर से संबंधित कौन हुई? सुशीला त्रिपाठी। अब जानकी देवी बजाज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जानकी देवी बजाज जो हैं वो आपके एक तो भूदान और कूपदान कार्यक्रम जो चला था उससे संबंधित नेत्री थी। और जानकी देवी बजाज ने नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, उस नमक सत्याग्रह में उनको 6 महीने का कारावास दिया गया था। इसलिए जानकी देवी के बारे में भी यहां पर पता चल गया कि जानकी देवी का यहां पर क्या रोल था। ठीक है, आगे देखिए आरपीएससी का जो 5वां प्रश्न था, आरपीएससी ने यह पूछा था कि राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? डिंगल काव्य की शैली है, डिंगल बोली है, या डिंगल लिपि है, या गद्य गीत है? तो आरपीएससी का जो उत्तर था वो था डिंगल एक काव्य की शैली है। ठीक है साथियों, अभी हमारा जो टेस्ट सीरीज में से प्रश्न मिला वो ये था कि राजस्थानी भाषा में डिंगल व पिंगल क्या है। आरपीएससी ने केवल डिंगल के बारे में पूछा था और हमने डिंगल और पिंगल दोनों के बारे में आपको प्रश्न पूछा था। तो राजस्थानी भाषा की जो काव्य शैली है साथियों, उसको 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थान में जो काव्य शैली प्रचलित है उसको डिंगल कहा जाता है, और पूर्वी राजस्थान में जो काव्य की शैली प्रचलित है उसको पिंगल कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर डिंगल का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि पिंगल का विकास शोरसैनी अपभ्रंश से माना गया है। तो ये आपका वो प्रश्न था जिसमें आरपीएससी ने प्रश्न पूछा और वो हमारी टेस्ट सीरीज से मिला। ठीक है, अब आगे देखिए 6ठा प्रश्न है, आरपीएससी ने यह प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बागड़ी एक तरफ आपकी बोली है, एक तरफ आपका जिला है। बागड़ी हनुमानगढ़, जगरोती उदयपुर, धावड़ी करौली, गोडवाड़ी सिरोही। अब यहां पर विकल्प नंबर जो 3 है उसको आंसर माना था कि बागड़ी जो बोली है वो आपके हनुमानगढ़ में बोली जाती है, लेकिन बागड़ी का ये जो विकल्प ही गलत है, क्योंकि बागड़ी तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, हनुमानगढ़ में तो बागड़ी का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन फिर भी आरपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था। या दूसरा जो विकल्प है, जगरोती जो बोली है साथियों वो करौली में बोली जाती है, धावड़ी बोली आपके उदयपुर में बोली जाती है, और गोडवाड़ी बोली जो है वो सिरोही में बोली जाती है। ये तो रहा आरपीएससी का जो प्रश्न था वो। अब यहां पर देखिए हमने जो प्रश्न आपके लिए उपलब्ध करवाया था वो क्या था कि नीचे राजस्थान में बोली जाने वाली कुछ बोलियां और तथा युग्मों के जिलों के युग्म दिए गए हैं। इनमें से असुमेलित युग्म का आपको चयन करना है।
जगरोती बोली करौली में बोली जाती है, सही युग में सुमेलित है। नागरचोल बोली टोंक में बोली जाती है, ये भी सही है। धावड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है, ये भी सही है। लेकिन जो भीली बोली है, जिसको बागड़ी बोली कहा जाता है, बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो प्राचीन नाम है उसको बागड़ी कहा जाता है, बागड़ कहा जाता है, और बागड़ क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको बागड़ी कहते हैं। फिर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन नामक एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस बागड़ी बोली को ही भीली बोली का नाम दिया था। तो इस प्रकार ये जो आपका प्रश्न है बोलियों से संबंधित, वो भी हमारी टेस्ट सीरीज से पूछा गया था। ये वो स्क्रीनशॉट हैं जो आरपीएससी ने प्रश्न पूछे उनका ऊपर है, और हमारी टेस्ट सीरीज से जो प्रश्न आए उसका स्क्रीनशॉट नीचे है। देखिए 7वां प्रश्न है साथियों, राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन है? तो राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना, देखिए इसमें भी अशुद्धि है। राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? शिवदास थे, हरिभद्र सूरी थे, बादर थे, या श्रीधर व्यास थे? अब यहां पर साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर आरपीएससी ने जो आंसर माना था वो विकल्प नंबर 4 को माना था। अर्थात आरपीएससी ये कह रहा है कि रणमल छंद के रचनाकार श्रीधर व्यास थे, बिल्कुल सही है। अब हमारी टेस्ट सीरीज में जो हमने आपको टेस्ट में उपलब्ध करवाया था वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। देखिए, राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचना रणमल छंद के लेखक निम्न में से कौन है? लगभग ऊपर वाले प्रश्न की कॉपी है, लेकिन विकल्प अलग अलग हैं। पहला विकल्प हमने दिया था श्रीधर व्यास, जो आपके आरपीएससी के चौथे नंबर पे चला गया था। दूसरा विकल्प था कान्हा व्यास, तीसरा विकल्प था गुणभान, और चौथा विकल्प था शिवदान। अब यहां पर देखिए साथियों, यहां पर जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो आपका सही था। श्रीधर व्यास अब क्या थे, कहां से आए थे, क्या इनका महत्वपूर्ण योगदान था, वो हमने इसकी व्याख्या वाले पार्ट में डाल दिया था। श्रीधर व्यास 14वीं-15वीं सदी में पश्चिमी भारत में जन्मे राजा रणमल के समकालीन कवि थे। इन्होंने रणमल छंद तथा दुर्गा सप्तशती, अब रणमल छंद को पूछ सकता है तो दुर्गा सप्तशती को भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों बुक्स को, दोनों ग्रंथों को एक साथ हमने दिया था। के.एम. मुंशी ने इनको राजा द्वारा संरक्षित कवि के रूप में चित्रित किया है। रणमल छंद में अनहिन पाटन, जो गुजरात का एक क्षेत्र है, के सूबेदार मुजफ्फर शाह प्रथम, जिसको जफर खां भी कहा जाता है, कि रणमल के हाथों हार का वर्णन किया गया है। तो इसमें रणमल छंद में क्या बताया गया है, किसने लिखा था, कौन से राजा के समकालीन रणमल या आपका श्रीधर व्यास थे, ये सारी चीजें इसमें डाली हुई है। 8वां प्रश्न देखिए, आरपीएससी ने क्या पूछा वो ऊपर है, और हमारी टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने आपको परीक्षा से पहले क्या टेस्ट दिया था, टेस्ट में क्या व्याख्या दी थी, वो नीचे है। स्क्रीनशॉट है, दोनों ही स्क्रीनशॉट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? देखिए, नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर है, या रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर है, उदयपुर का जगदीश मंदिर है, या आभानेरी का हर्षद माता मंदिर है? तो यहां पर जो प्राप्त विकल्प हैं, उपलब्ध 4 विकल्पों में जो चौथा विकल्प है आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर, वो आपका प्राचीनतम मंदिर है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या दिया था वो देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सबसे प्राचीन मंदिर है आपका हर्षद माता मंदिर आभानेरी, जो आरपीएससी ने मांगा था, बताया था, वो चौथा नंबर है, हमारे विकल्प में दूसरा नंबर है। अभी देखिए, हर्ष और उल्लास की देवी है हर्षद माता, और हर्षद माता का जो मंदिर है वो दौसा जिले की आभानेरी गांव में चांद बावड़ी के ठीक विपरीत है। इस मंदिर को 8वीं-9वीं सदी में चौहान वंशीय राजा चांद द्वारा बनाया गया था। अब जो पहला विकल्प आपका, तो करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है। ये राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है। ये 2 विकल्प एक ही प्रश्न में हम लोगों ने आपको उपलब्ध करवाए। उसके बाद में जब फाइनल प्रश्न आया, प्रश्न पत्र आया, उसमें 100 में से 79 क्वेश्चन जो है हमारी टेस्ट सीरीज में से मिले। अब देखिए 90वें प्रश्न की तरफ देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कोट में से कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है भू आकृतिक प्रदेश और दूसरे में है दृश्य। तो मेवाड़ का जो पर्वतीय भाग है, मेवाड़ के पर्वतीय भाग को गिरवा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए इसमें दूसरे नंबर के विकल्प को आंसर माना था, और हमारी टेस्ट सीरीज में क्या था देखिए, नीचे कुछ भू आकृतिक प्रदेश हैं तथा उससे संबंधित भू आकृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, वो जो सही नहीं है उस विकल्प को आपको चयन करना है। देखिए, घग्गर का मैदान को नाली कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गिरवा की पहाड़ियां मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र का भाग नहीं है, जबकि हैं आपकी जो ऊपर जो आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था, देखिए मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र को गिरवा से सम्मिलित किया था, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र को गिरवा से शामिल किया था, तो ये विकल्प ऐसे कैसे यहां पर मिल गया। मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती के पठार का भाग है, मुकुंदरा की पहाड़ियां इसमें नहीं पूछा था, और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में स्थित दक्षिण पूर्वी भू आकृतिक प्रदेश का भाग है। तो दूसरा विकल्प यहां पर आपका सही आंसर हो गया। अब जो आरपीएससी ने 10वां नंबर का प्रश्न पूछा था वो ये था कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहां स्थित है? औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहां स्थित है? गांगरोन के किले में, जूनागढ़ के किले में, अचलगढ़ किले में, या कुंभलगढ़ किले में? तो यहां पर जो विकल्प था साथियों, आपका जो उत्तर था, आरपीएससी ने जो उत्तर जारी किया, अपनी आंसर की जारी की थी, उसमें गांगरोन के किले को बुलंद दरवाजा बताया था। अब यहां पर जो हमारा जो टेस्ट सीरीज में आपको प्रश्न उपलब्ध करवाए, उसमें देखिए इस प्रश्न को हम लोगों ने किस प्रकार आपके समक्ष उपलब्ध करवाया था। देखिए, गांगरोन का दुर्ग झालावाड़ के संदर्भ में, गांगरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अर्थात यहां पर 4 विकल्पों में 3 विकल्प असत्य हैं और 1 विकल्प सत्य है। 1 विकल्प असत्य है, 3 विकल्प सत्य हैं, तो जो असत्य है उस विकल्प को आपको चयन करना है। देखिए
यह झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियों पर स्थित है, बिल्कुल सही है। काली सिंध व आहू के संगम पर स्थित यह राज्य का सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग है, बिल्कुल सही। औरंगजेब निर्मित बुलंद दरवाजा तथा मीठे शाह की दरगाह इसी किले में है। देखिए आरपीएससी ने यही तो प्रश्न पूछा कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहां है? गांगरोन किले में। और यहाँ पे गांगरोन का दुर्ग में यहाँ पर बताया हुआ है कि औरंगजेब निर्मित बुलंद दरवाजा और मीठे शाह की दरगाह इस किले में है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। और यहाँ पर इस दुर्ग में 3 साके हुए, ये स्टेटमेंट आपका गलत था, क्योंकि गांगरोन में 3 नहीं 2 ही साके हुए थे। पहला साका 1423 में हुआ था और दूसरा साका 1444 में हुआ था। इस प्रकार जो आज के 10 प्रश्न हैं जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे और हमारी टेस्ट सीरीज में हूबहू मिले या रूप परिवर्तित करके मिले, तो उनके बारे में ये पहला पार्ट था। कल 11 से लेके 20 तक के जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको प्रश्न पत्र किस प्रकार बनते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज आपको किस प्रकार लाभ पहुंचा सकती है उसका आइडिया आपको हो सके। धन्यवाद।